नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा सैंपल पेपर, जो कि हमने 2022 का सैंपल पेपर लिया है। और इस सैंपल पेपर को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इसमें हम आए हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और साथ ही आपको कोई भी अगर डाउट है किसी चीज में, किसी भी हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ, हिंदी एक काव्य खंड से जुड़ा हुआ, गद्य खंड से जुड़ा हुआ, अगर कोई भी चैप्टर ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है तो उसको भी अपने डाउट को यहाँ पर जरूर क्लियर करें। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, प्रश्न 4 तक हम यहाँ पर कर चुके थे। प्रश्न 4 में हमने यहाँ पर जो व्याकरण से जुड़ा हुआ पार्ट था वो हमने यहाँ पर पढ़ा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, टेलीविजन निम्नलिखित में से जनसंचार का माध्यम कौन सा है। तो जनसंचार का माध्यम एक तरह से जो है ऑडियो वीडियो माध्यम, ऑडियो माध्यम या प्रिंट माध्यम। तो यहाँ पर हमारे जो ये तीनों जो यहाँ पर ऑडियो वीडियो माध्यम, ये आपका टेलीविजन है। ठीक है, इसमें आपको वीडियो भी दिखाई देता है और ऑडियो भी सुनाई देता है। उसके बाद हमने समाचार पत्र में संपादक के विचारों को क्या कहते हैं, संपादकीय, ये मैंने आपको बताया था। और उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है जो वो हमारा है यहाँ पर कि किस तरह से हमने यहाँ पर लिखना है आलेख 150 शब्दों में। 150 शब्दों में हमने आलेख लिखना है और उसमें हमने यहाँ पर दो ऑप्शन हमें दिए हैं। समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहरी, समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहरी, ये हमें एक ऑप्शन यहाँ पर दिया है। मद्यपान एक सामाजिक कलंक, ठीक है, मद्यपान एक सामाजिक कलंक, ये हमें यहाँ पर दिया गया है दूसरा विषय। तो इन दोनों में से एक पे हमने करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हमारा पहला काव्यांश यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 5 में। निम्नलिखित में से किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला है काव्यांश, जो कि है बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ध्यान पैरों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल में हूँ, किसके हित चंचल, भरता उर में यह प्रश्न स्थिल कर देता, पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस तरह से यहाँ पर हमने ये कविता आपकी पढ़ी और इस कविता में मैंने जैसे आपको बताया कि हर बार आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, कवि और कविता का नाम। तो इस कविता का नाम है चिड़िया एक तरह से दिन जल्दी जल्दी ढलता है और कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन जी। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है इसको आप याद कर लें, हमेशा के लिए याद कर लें, अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए था कि वह कौन सी शक्ति है जो चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर देती है। तो ये ध्यान कि उनके बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे, उनके बच्चे प्रत्याशा में होंगे, उनके बच्चे आशा लगाए होंगे कि हमारे माता पिता अभी आएंगे, हमारे लिए खाना लाएंगे, भोजन लाएंगे, तो इस आशा में वो होंगे। तो इसीलिए ये शक्ति चिड़ियों के पैरों में चंचलता भर देती है। कवि किसके लिए चंचलता त्याग देता है? क्योंकि कवि कहता है कि मेरे लिए, मेरे पास एक तरह से मेरे पास इस समय पर कोई नहीं है, यानी कि कौन है जो मेरे इस मन की जो चंचलता को समझेगा। तो कवि कहते हैं कि मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिर कर देता, मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी कि उनकी जो एक तरह से वो कहते हैं कि मुझसे मिलने वाला कौन है, मैं किससे मिलूंगा। तो मेरे से मिलने वाला कोई नहीं है, मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं है, तो मैं किसके लिए चंचल हूँ। इस तरह से हमने यहाँ पर पहला काव्यांश अपना पढ़ा था। दूसरा काव्यांश था यहाँ पर जाने क्या, पहला काव्यांश कंप्लीट हो चुका था। दूसरा काव्यांश, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो सैंपल पेपर सॉल्व करते समय हमें यहाँ पर दोनों जो काव्यांश है वो हमें पढ़ने हैं ताकि एग्जाम के लिए हमारी पूरी तैयारी हो सके। तो अगला यहाँ पर है जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है,
जितना भी उड़ेलता हूँ फिर भर भर आता है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ फिर भर भर आता है। दिल में क्या झरना है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का श्रोता है, मीठे पानी का श्रोता है। भीतर वह ऊपर तुम, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद जो धरती धरती पर रात भर, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। तो देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का श्रोता है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें जो हमारी कविता है उसका सबसे पहले हमें यहाँ पर बताना है कि पहला प्रश्न, कवि अपनी प्रिया और अपने मध्य किस प्रकार का संबंध मानता है। कवि अपनी प्रिया और अपने मध्य किस प्रकार का संबंध मानता है। तो देखिए यहाँ पर कवि जो है वो अपने और अपनी प्रिया के मध्य एक तरह से ऐसा मानता है कि जैसे पानी, मीठे पानी का जो घोल होता है उसमें चीनी और जो पानी होता है जो हम घोलते हैं तो वो क्या होता है, वो एक दूसरे में समा जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से वो अलग नहीं होते। यानी कि जब आप पानी में घोली हुई की जो चीनी है उसको आप अलग नहीं कर सकते हो उससे। ठीक है, तो यही यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ है मैंने उसको सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सहर्ष स्वीकारा है और कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध जी। तो देखिए ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, पाठ का नाम और लेखक का नाम, कवि का नाम और कविता का नाम। तो कविता है सहर्ष स्वीकारा है और कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध जी। तो मुक्तिबोध जी यहाँ पर कहते हैं जिंदगी में जो कुछ भी है उसको मैंने सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए जो कुछ भी है वो सब तुम्हें प्यारा है। और कहते हैं दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का श्रोता है। कहते हैं कि मन में इतना प्रेम है लोगों के प्रति, ऐसा लगता है कि मीठे पानी का कोई स्रोत है, मीठे पानी का कोई झरना है। भीतर वह ऊपर तुम, यानी कि भीतर तो मेरे प्रेम है लेकिन उससे भी बढ़कर तुम हो। मुस्काता चांद जो धरती पर, जिस तरह से रात को चांद धरती पर मुस्कुराता है उसी तरह मुझ पर तुम्हारा यूं खिलता तुम्हारा ही चेहरा है। मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने का या मेरे लिए चांद तो तुम्हारा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा ही है। तो इसीलिए यहाँ पर अब देखिए कवि अपनी प्रिया और अपने मध्य किस प्रकार का संबंध मानता है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर कहा जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ फिर भर भर आता है। यानी कि प्रेम का रिश्ता है और ऐसा रिश्ता है जिसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि मैं जितना भी प्रेम बांटता हूँ, जितना भी प्रेम लोगों को मैं फैलाता हूँ, मेरे मन में उतना ज्यादा प्रेम फिर से आता रहता है। दिल में क्या झरना है, यानी कि दिल में ऐसा लगता है मीठे पानी का कोई झरना है। भीतर वह ऊपर तुम, यानी कि भीतर तो एक तरह से बाहर से तो पानी है लेकिन उसके अंदर कौन है, उसके अंदर तुम वो मिठास के रूप में तुम हो। कवि के दिल में कैसा झरना है, तो कवि के दिल में प्रेम का झरना है। ऐसा लगता है कि वो मीठे पानी का कोई स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होता है। अगला है कविता में चांद और पृथ्वी के रूप में किसे प्रस्तुत किया है। मुस्काता चांद जो धरती पर, तो कहते हैं तुम्हारा ये चांद सा चेहरा, कवि ने चांद और पृथ्वी के रूप में अपनी जो प्रियतमा है उनको प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं ऐसा है तुम्हारा चेहरा जैसे चांद धरती पर मुस्कुरा रहा हो। तो देखिए तीनों प्रश्न यहाँ पर कर दिए हैं और आप देख सकते हैं तीनों ही प्रश्न जो है वो यहाँ पर आपके तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, यानी कि आपके 6 नंबर के ये प्रश्न हैं। तो किसी एक पर आपने केवल यहाँ पर किसी एक गद्यांश को, काव्यांश को पढ़कर आपने उत्तर देना है। तो दोनों काव्यांश हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी कोई अगर डाउट है, कोई कविता नहीं पढ़ी है तो आप उसको जरूर बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, काव्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इस अपने चैप्टर को आगे
करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर आगे हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये काव्यांश आपने फिर से यहाँ पर सेम चीज है कि आपने यहाँ पर काव्यांश को पढ़ना है और उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपने यहाँ पर देने हैं। तो देखिए ये हमारा जो काव्यांश है ये भी हमारी हिंदी का काव्यांश है और इसको हमने पढ़ा हुआ है पहले, ये भी पठित है, तो कोई भी डाउट इसमें हमें नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जो चैप्टर है, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोलाहा कहो, काहू काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बेगार न सोऊं, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचि सो कहे कछुआऊं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये जो हमारा काव्यांश है, आपने लास्ट सेशन में जो हमने लास्ट सैंपल पेपर इससे पहले का सॉल्व किया था, उसमें जो हमारा प्रश्न था वो कवितावली उत्तर कांड से लिया गया था और इसमें भी देखिए आपको यहाँ पर दूसरा दिया गया है पार्ट, वो भी आपकी कवितावली के से ही लिया गया है। तो देखिए इसमें कहा गया है, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोलाहा कहो, काहू कहूँ की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बेगार न सोऊं, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचि सो कहे कछुआऊं। तो यहाँ पर देखिए आपने इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य व्यक्त करना है। क्या करना है? कविता का भाव सौंदर्य आपने यहाँ पर व्यक्त करना है। तो देखिए भाव सौंदर्य व्यक्त करने के लिए आपको पूरा भावार्थ अच्छे से यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक बार भावार्थ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इस पाठ से जो जुड़ा हुआ प्रश्न है यहाँ पर उसको करेंगे। तो देखिए, उक्त काव्यांश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले आप प्रसंग देंगे। क्या देंगे? प्रसंग देंगे। और प्रसंग कैसे होगा? प्रसंग होगा, यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कवितावली पाठ से ली गई है, जिसके कवि है गोस्वामी तुलसीदास जी। आप यानी कि पूरा परिचय देंगे पहले, उसके बाद आप यहाँ पर उसका एक तरह से भाव सौंदर्य व्यक्त करेंगे। तो देखिए आपने जैसे यहाँ पर लिखा कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत काव्य हम कवित्त हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में कवितावली के उत्तरकांड से ली गई है। इसके रचयिता तुलसीदास हैं और इस कविता में कवि ने तात्कालिक जो सामाजिक कुरीतियां हैं, एक तरह से जो सामाजिक आर्थिक दुराव्यवस्था उस समय पर फैली हुई है, उसके बारे में यहाँ पर कवि ने चित्रण किया है, यथार्थ पर चित्रण किया है। तो देखिए, धूत कहो अवधूत कहो, यहाँ पर जातिवाद का खंडन करते हुए, देखिए क्या पर लिखेंगे, यहाँ पर कवि ने जातिवाद का खंडन करते हुए कहा है कि वह श्री राम के भक्त हैं और उन्हें आप चाहे धूर्त कहो, चाहे पाखंडी कहो, चाहे सन्यासी कहो, चाहे राजपूत कहो, चाहे जोलाहा कहो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो, जोलाहा कहूं सो काऊं। वो आगे क्या कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, यानी कि मुझे किसी के बेटी से अपनी बेटे का विवाह नहीं करना है, यानी कि मुझे अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढना है और ना ही मुझे अपने बेटे के लिए कोई रिश्ता ढूंढना है। तो मुझे इस बात की एक तरह से मुझे किसी की भी जाति बिगाड़ने का या किसी भी जाति का जाको कहूं कि जाति बिगाड़ न सोऊं, मुझे किसी से रिश्ता नहीं करना है, किसी की जाति खराब नहीं करनी है, जो मैं अपना एक तरह से अपना जो परिचय दूं। तो तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो भगवान राम का गुलाम हूँ, मैं पूर्णतः भगवान के ऊपर समर्पित हूँ, अतः जाको रुचि सो कहे कछु कुछ आऊं। यानी कि वो कहते हैं कि मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का शौक नहीं है, मैं तो राम का गुलाम हूँ, अतः मेरे बारे में जिसको जो अच्छा लगता है वो कह लो।
जिसको जो अच्छा लगता है मेरे बारे में वो कहो, चाहे आप मुझे धूर्त कहो, अवधूत कहो, सन्यासी कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो, कुछ भी कह लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसे जो अच्छा लगता है वो कहो। मांगी के खाबो, मांग के खाता हूँ, मस्जिद को सोइबो, मस्जिद में सोता हूँ, मस्जिद में रहता हूँ, और लेबको कुछ न देबको दोऊं, न किसी से कुछ लेना देना है मेरा, किसी को कुछ लेता नहीं हूँ, किसी को कुछ देता नहीं हूँ। यानी कि यहाँ पर संक्षेप में कवि कह रहे हैं कि मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं है, समाज की जाति पाति से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो केवल राम का भक्त हूँ और पूर्णतः राम को ही समर्पित हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप विशेष बातें बताएंगे कि यहाँ पर एक तरह से राम भक्ति को उन्होंने स्पष्ट किया है। एक सवैया छंद है, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, और यहाँ पर मस्जिद में सोने की बात कहकर उन्होंने उदारता और समरसता का परिचय दिया है। यानी कि एक तरह से कहा, मांग के खाबो, मांग के खाता हूँ, मसीत तो सोइबो, यानी कि मस्जिद में सोता हूँ। तो तुलसीदास जी ने यहाँ पर समानता का भाव दिखाया है, और एक तरह से यहाँ पर उन्होंने कहा है, एक तरह से राम के दास होने की बात की है, तो दास्य भक्ति का यहाँ पर भाव चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, कहो काऊ और काहू की कहे कछु, ये तीन पंक्तियां जो है आपको यहाँ पर बताती हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार एक तरह से है, यानी कि क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से इसका भाव सौंदर्य यहाँ पर आपको बताया, और दोनों प्रश्नों के उत्तर भी हमने यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर दोनों प्रश्नों के उत्तर भी आपको क्लियर हो गए हैं। अगला है हमारा यहाँ पर निम्नलिखित में से, देखिए अभी यहाँ पर काव्य खंड हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, काव्य खंड यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पर फिर से काव्य खंड से संबंधित जो हमारा चैप्टर है कविता के बहाने, पहला निम्नलिखित में से 3 प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न 7 में, तो 3 प्रश्नों में से आपने किन्हीं 2 का आपने उत्तर देना है। और आपका चैप्टर है यहाँ पर सहर्ष कविता के बहाने, चैप्टर है कविता के बहाने के आधार पर सब घर एक कर देने के माने का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर सब घर एक कर देने के माने का अर्थ बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि सब घर एक कर देने के माने, जो पूरी एक तरह से कविता है यहाँ पर पहली, वो क्या है कि यहाँ पर बताया है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर बच्चों ने जो सब घर हैं, यानी कि एक तरह से बच्चों के मन में कोई भी पाप नहीं होता, बच्चों के मन में कोई भी किसी दूसरे के लिए बैर नहीं होता, बच्चे एक तरह से कहीं भी जा सकते हैं, बच्चे के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, बच्चों के अंदर वो हर इंसान के, अमीर गरीब का, जाति पाति का कोई भेद नहीं है, और वो किसी को भी कहीं भी कभी भी खेलने लगते हैं। और एक तरह से इस प्रकार जो यहाँ पर कवि ने बताया है कि बच्चों के अंदर समानता का भाव होता है, बच्चों के अंदर क्या होता है, समानता का भाव होता है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं, वो खेलते समय अपने पराये का भेद नहीं करते। और एक तरह से यहाँ पर कवि ने जो आंतरिक संसार है और उसके मनोभावों का यहाँ पर चित्रण किया है। अगला है पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस तरह से बदला है। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर का जो नाम है वो है कैमरे में बंद अपाहिज। तो कैमरे पर बंद अपाहिज जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें यहाँ पर जब लास्ट में कवि जो है बार बार एक तरह से यहाँ पर चित्रण किया है कि किस तरह से किसी एक सामान्य व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को किस तरह से, एक अपाहिज को किस तरह से कैमरे के सामने किस तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता है, किस तरह से उसके दुख को कुरेदा जाता है। तो लास्ट में यहाँ पर जब वो बता नहीं पाता, अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाता, तो यहाँ पर कहा है कि बंद करो कैमरे के, एक तरह से कि यहाँ पर पर्दे पर
समय की कीमत है। तो यहाँ पर ऐसा कहा है, पर्दे पर समय की कीमत है। तो यहाँ पर कवि का जो पूरा नजरिया है, ठीक है, पर्दे पर समय की कीमत है। तो यहाँ पर एक तरह से बताने की कोशिश की गई है, जो पर्दा होता है, यानी कि वहां पर किसी के इमोशंस के लिए, किसी के दुख के लिए, किसी के कष्ट के लिए कोई भी जगह नहीं है। वहां पर बस केवल और केवल अपने कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए, अपने कार्यक्रम को लोगों के सामने रखने के लिए, अपने कार्यक्रम को लोगों के सामने अच्छा बनाने के लिए ये बात कही गई है कि पर्दे के सामने क्या है, समय की कीमत है। अगला है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि तुलसीदास ने अपने युग की आर्थिक विषमता को अच्छी तरह से समझा है। हाँ, जब यहाँ पर तुलसीदास जी हैं, वो किस तरह से बताते हैं कि उनके टाइम पे किस तरह से एक तरह आर्थिक विषमता थी, यानी कि लोगों में लोग बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब भी थे। तो यहाँ पर जो कहा है, किसान कुल बनिक भिखारी, बाट चाकर चपल चटन चोर, चार चेट की पढ़त को पेट को गढ़त, गुन गढ़त चढ़ित गिरी आहत गहन अहन अठेकी। तो यहाँ पर कहते हैं कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे बड़े कुल का हो, बनिक हो, भिखारी हो, भाट हो, कोई चाकर हो, कोई चपल नट हो, कोई चोर हो, कोई चार हो, कोई चेटकी हो, सब पेट के लिए ही काम करते हैं। सब पेट के लिए ही काम करते हैं। गुण गलत चढ़त गिरी, जितनी भी मेहनत करते हैं, जितनी भी काम करते हैं, वो सब पेट के लिए करते हैं। आहत गहन अहन अटके अटे खेई। तो यहाँ पर वो जितने भी काम करते हैं सब अपने पेट के लिए करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म करी, धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचित बेचत बेटा बेट की। तो अपने पेट के लिए ही लोग अपने बेटा बेटी तक को भी बेच देते हैं। तो एक तरह से आर्थिक विषमता काफी यहाँ पर थी कि जितने भी एक तरह से सारे लोग अमीर नहीं थे, कुछ अमीर भी थे, कुछ गरीब भी थे। तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उस टाइम पे सब लोग क्या था, पेट के लिए ही काम कर रहे थे। तो इस तरह से हमारा पूरा काव्य खंड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रश्न 8 यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि हमारे आरोह पाठ्य पुस्तिका के गद्य खंड से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा गद्यांश लिया गया है, ये हमारा पठित गद्यांश है। आपने इस चैप्टर को जरूर पढ़ा होगा, समझा होगा। एक बार यहाँ पर फिर से हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। चैप्टर है, देखिए इसी से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी नीचे आएंगे। निम्न बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने पर आए हैं, ज्यों का त्यों मन दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है कि आज हमारे देश के लिए, आज हम देश के लिए क्या करते हैं। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी है, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर या उसके भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने रास्ते पर, अपने दायरे में हम उस भ्रष्टाचार के अंग नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर ये स्थिति कब बदलेगी? आखिर ये स्थिति कब बदलेगी? तो देखिए ये हमारा जो चैप्टर है। अब यहाँ पर देखिए केवल 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों के आपने उत्तर देने हैं, और एक प्रश्न जो है वो आपका 2 नंबर का है। तो देखिए ये हमारा चैप्टर है, काले मेघा पानी दे। चैप्टर का नाम है काले मेघा पानी दे। और पाठ जो है हमारा यहाँ पर लिखा, जो पाठ है उसमें एक तरह से आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है। तो लेखक के मन को कौन सी बात कचोट जाती है? लेखक के मन को कौन सी बात कचोट जाती है? तो देखिए लेखक के मन को जो बात कचोटती है वो ये है कि लेखक जो देखते हैं वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है आज के समय में, भ्रष्टाचार जो है वो क्या है, आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक तरह से
हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन आज हम अपने स्वार्थ मात्र के लिए, यानी कि अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, किसी भी। तो यहाँ पर लेखक के मन में कौन सी बात कचोट जाती है? तो लेखक के मन में ये बात कचोटती है कि हम कहते तो हैं बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, लेकिन हम अपने स्तर पर, अपने दायरे में, अपने उसमें भी हम भ्रष्टाचार का अंग बन रहे हैं, यानी कि हम अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास स्वार्थ सिद्ध करने के अलावा और कुछ नहीं, वो किसी तरह से भी बस अपना काम निकलवाना चाहते हैं, अपना काम करवाना चाहते हैं। तो वो अपने तरीके से भी एक तरह से सोर्स लगाते हैं, अपने तरीके से वो काम करते हैं, और इससे क्या हो रहा है? इससे हम अपने स्तर पर भ्रष्टाचार के अंग बन रहे हैं, और ये बात लेखक को बहुत ज्यादा कचोटती है। आगे है प्रश्न 2 है, भ्रष्टाचार की बातें करते समय हम क्या नहीं जांचते हैं? भ्रष्टाचार की बातें करते समय हम ये कभी भी नहीं जांचते कि हम अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं। हम बातें तो बड़ी बड़ी बना देते हैं, लेकिन हम ये नहीं जांचते कि हम अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं। क्या जाने अनजाने में हम भी कहीं भ्रष्टाचार का अंग तो नहीं बन रहे हैं, या हम भी कहीं ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले। हम कहीं ऐसा जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार कहलाए। तो ये सारी चीजें हम जांचना भूल जाते हैं। अगला प्रश्न है, गगरी फूटी बैल प्यासे के प्यासे, वाक्य का आश्रय स्पष्ट कीजिए। जो लास्ट लाइन है, गगरी फूटी और बैल प्यासे के प्यासे, यानी कि जो गगरी है, पानी की जो गागर है वो फूट चुकी है, बैल प्यासे के प्यासे रह गए हैं, यानी कि पानी भी खत्म हो गया है। जो असल में चीजें होनी थी, जो असल में काम होने थे, वो काम तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो चीजें हैं, जो एक तरह से जो भी फैसिलिटीज, जो सुविधा है, उसका यूज कर लिया गया है, वो सुविधाएं समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है, लेकिन उनका सही उपयोग लोगों ने नहीं कर पाया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो चीजें हैं, जो समस्याएं हैं, वो तो पड़ी की पड़ी रह गई है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण जो है काफी सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा आंसर लिख सकते हैं इसका। अगला है यहाँ पर हमारा दूसरा। देखिए यहाँ पर भी आपको केवल 2 गद्यांश दिए हैं, आप देख सकते हैं, किसी एक पर आपने यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, किसी एक के। अगला देखिए हमारा यहाँ पर है, श्रम विभाजन, जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ठीक है, ये चैप्टर से हमारा लिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसमें कहा गया है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण के लिए आवश्यक है। एक कुशल व्यक्ति सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। इसके सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है कि मनुष्य प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के आर्थिक सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही उसका जो पेशा है वो निर्धारित कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, इसको हमें ध्यान पूर्वक समझना है। जैसे कि चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन, जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो इसमें कहा है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, यानी कि अगर जाति प्रथा को, जैसे जातियों में हमने लोगों को डिवाइड किया है, तो उसमें श्रम विभाजन को अगर हम जाति प्रथा का मान ले कि श्रम विभाजन के आधार पर किया है, तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यानी कि आप समाज का विभाजन किसी काम के तौर पर नहीं कर सकते कि ये काम करता है तो ये अच्छा हो गया, ये काम करता है तो ये बुरा हो गया।
क्योंकि ये जो है ये मनुष्य की रुचि के आधार पर नहीं है। यानी कि कोई बच्चा है, अगर आप कहेंगे कि वो बच्चा उसके फैमिली में जो माता पिता है वो बढ़ई है, यानी कि लकड़ी का काम करते हैं, तो उसको भी वही करना चाहिए, उसको भी अपने जीवन में उसी काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये तो ये कोई एक तरह से अच्छा विभाजन नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि के आधार पर नहीं है। क्योंकि अब देखिए, कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो बहुत अच्छा बढ़ई का काम कर लेता है, बहुत अच्छा उसको इंटरेस्ट है इस चीज में, रुचि है इसमें, तो अगर वो रुचि से उस काम को करेगा तो उसको बहुत अच्छा करेगा। चाहे वो आर्किटेक्ट है, चाहे वो एक बढ़ई है, या चाहे वो एक पेंटर है, चाहे वो एक दुकानदार है, चाहे वो, अगर वो उस चीज में सक्षम है, उस चीज में उसकी रुचि है, कोई टीचर है या कोई डॉक्टर है। अब कोई किसी की फैमिली में 2 डॉक्टर है, माता पिता दोनों डॉक्टर है, तो बच्चे से उम्मीद करी जाती है कि वो भी डॉक्टर बनेगा। ठीक है, बच्चे से ये उम्मीद करी जाती है कि वो भी डॉक्टर बनेगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी डॉक्टरी के पेशे में नहीं है। उसका इंटरेस्ट है कि वो एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बने, वो बहुत अच्छे डिजाइन्स बना लेता है, वो बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बने, या बहुत अच्छा म्यूजिशियन बने, या बहुत अच्छा डांसर बने। तो अगर हम उसको जबरदस्ती उसके पेशे में डालेंगे तो वो अपनी बातों को, अपने कामों को उतनी रुचि से, इंटरेस्ट से नहीं करेगा, वो पढ़ाई उतने इंटरेस्ट से नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई बच्चा है कि उसके माता पिता जो है बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो उसकी फैमिली चाहती है कि उनका बच्चा भी बहुत अच्छा क्रिकेटर बने, अपना नाम रोशन करे, और लेकिन बच्चे को रुचि है कि वो टीचर बनना चाहता है, तो वो अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, वो अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाएगा। अगर आप जबरदस्ती किसी को, यानी कि मनुष्य की रुचि नहीं है और उसके आधार पर आप श्रम विभाजन करते हैं कि नहीं ये इंसान ये है, उसके माता पिता ने ये काम किया है तो वो भी यही करेगा, तो ये एक तरह से कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक निर्माण, समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि अगर आपको अच्छा श्रमिक निर्माण समाज का निर्माण करना है, श्रमिक समाज का, तो उसमें उसके लिए आपको व्यक्ति को उसकी रुचि के हिसाब से काम करने देना चाहिए। क्योंकि व्यक्तियों की क्षमता इसी सीमा तक विकसित करे जिससे वह अपना पेशा और कार्य चुनाव कर सके। यानी कि एक तरह से उसकी शारीरिक क्षमता को भी देखना है ना? तो ये सारी चीजें देखनी है, और इसके विपरीत जाति प्रथा का दूषित जो सिद्धांत है कि मनुष्य का प्रशिक्षण उसकी निजी क्षमता के आधार के बिना किया जाए। यानी कि देखिए, उसकी निजी क्षमता भी होनी चाहिए उस काम के लिए। अगर आप कहेंगे किसी बच्चे से कि ये तो आर्मी में ही जाएगा, ये तो आर्मी में ही जाएगा, मेरा बेटा आर्मी में जाएगा, मेरा बेटा तो एक फौजी बनेगा, और उसकी शारीरिक क्षमता उतनी नहीं है, आप उसको उतना दौड़ाते हैं, उसको आप उतना चलाते हैं, उसके एक तरह से उतनी एक्सरसाइज उसको आप करवाते हैं, तो क्या होगा कि वो जबरदस्ती चला तो जाएगा, लेकिन वहां पे भी वो बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। तो इस तरह से अगर आपके विभाजन अगर हो ही रहा है, किया ही जा रहा है, तो इंसान की निजी क्षमता को भी देखना चाहिए, इंसान का एक तरह से रुचि को भी देखना चाहिए। तो कई जगह होता है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, और एक तरह से पहले ही गर्भ धारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित किया जाता है कि माता पिता का सामाजिक स्तर ये है, माता पिता ये है, तो ये भी बड़ा होकर यही बनेगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो देखिए, मैंने गद्यांश को पढ़ लिया है यहाँ पर। देखिए, गद्यांश मैंने यहाँ पर पढ़ लिया है, अब इससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो ये चैप्टर आप देख रहे हैं जो हमने लास्ट सैंपल पेपर सॉल्व किया था 2022 का, उसमें भी हमारे इस पाठ से जुड़े हुए एक तरह से गद्यांश है। तो आप इसको घर पर एक बार पाठ को बच्चों जरूर पढ़ लें, एक बार समझ लें पाठ को। कोई भी डाउट हो तो कोई भी प्रश्न, कोई भी ऐसी कविता जिसका भाव समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी समय है, आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और आप इसी तरह अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।